जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो प्रश्न इस वीडियो में बताए जाएंगे, यह प्रश्न लगभग हर साल एग्ज़ाम में आते हैं और अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग किसी भी कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके सिलेबस में केमिस्ट्री है तो यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि यह वीडियो बेसिकली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की है। तो अगर आपके सिलेबस में केमिस्ट्री है तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता है कि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला आपका केमिस्ट्री में टॉपिक होता है मेजरमेंट वगैरह का। ठीक है, मेजरमेंट हो गया यूनिट का, तो उससे ही संबंधित प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है 1 इंच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। आपको लग रहा होगा कि यह बहुत ही ईजी प्रश्न है, लेकिन यह भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, यह कई बार बीएससी वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुका है, साथ ही साथ आपके बी फार्मा के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया है। तो ऐसे करके यह एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। तो साउंड का जो एम्पलीट्यूड नापा जाता है बेसिकली डेसिबल से नापा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। तो नैनो का मतलब होता है, नैनो से याद रखिए आप लोग 9। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9। यह 10 की पावर है। ठीक है, आपको बगल में दिख रहा होगा, यह 10 - 9 नहीं है बल्कि 10 की पावर -9 है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 1 फैथम इज इक्वल टू। आपको बताना है कि 1 फैथम किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि फैथम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फैथम होता है यह एक यूनिट होता है। इससे हम लोग डेप्थ नापते हैं। डेप्थ मतलब गहराई नापते हैं। ठीक है, तो 1 फैथम कितने के बराबर होता है। तो बेसिकली 1 फैथम जो है 6 फीट के बराबर होता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि यह कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपको बताना है कि लाइट ईयर जो है वह किसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट ईयर एक दूरी का मात्रक होता है, इससे हम लोग दूरी नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेलर डिस्टेंस। और कभी कभी एग्जाम में केवल डिस्टेंस आ जाता है, तो आप लोग डिस्टेंस पे राइट क्लिक कर देंगे। अगला है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। ठीक है, आपको बताना है कि 1 किलोमीटर कितने माइल्स के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 0.62। 1 किलोमीटर जो होता है बेसिकली 0.62 माइल्स के इक्वल होता है। अगला प्रश्न है बार इज द यूनिट ऑफ। बेसिकली जो बार होता है यह कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस वगैरह पढ़ा होगा। तो बार किसकी यूनिट होती है। बार जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम वेट। 1 ग्राम वेट में कितने डाइन्स होते हैं। तो 1 ग्राम वेट में बेसिकली 981 यानी कि 981 जो है डाइन्स होते हैं। अगला प्रश्न है जूल इज़ द यूनिट ऑफ। तो जूल किसकी इकाई होती है। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न था। जूल जो होता है एनर्जी का इकाई होता है, यानी कि यूनिट होता है। तो यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है यूपी बोर्ड से होंगे। अगला प्रश्न है हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल। यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो 1 जूल में 107 अर्ग्स होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर अकर्स एक्यूरेटली मेजर बाय। यानी कि जो एकदम छोटे टाइम इंटरवल्स होते हैं वह किसके द्वारा मेजर किए जाते हैं। तो बहुत ही जो छोटा टाइम इंटरवल होता है बेसिकली एटॉमिक क्लॉक के द्वारा जो है मेजर किया जाता है। तो राइट आंसर आपका एटॉमिक क्लॉक्स। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाय। तो हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही आएगा तो आपको सही ऑप्शन टिक करना है अमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज आएगा तो वोल्ट मीटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू।
तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है आपका क्या, 746 वाट्स। यह भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में यह भी आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर। किलोवाट से आप क्या नापते हैं, तो किलोवाट से हम लोग पावर नापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किलो हर्ट्ज इज अ यूनिट विच मेजर। किलो हर्ट्ज से क्या नापते हैं, तो किलो हर्ट्ज से हैं बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी नापते हैं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, 1 जूल इज इक्वल टू, तो आई थिंक इसको मैंने अभी पहले ही थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1 जूल बराबर होता है 107 अर्ग्स। अगला प्रश्न है, फैथम इज द यूनिट ऑफ। देखिए यहाँ पर फैथम के बारे में आ गया। फैथम किसकी यूनिट होती है, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फैथम से क्या नापते हैं, डेप्थ नापते हैं, ठीक है। और एक फैथम इज इक्वल टू मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एक फैथम बराबर कितना होता है, फीट में बताना आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था। अगला प्रश्न है, रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। यानी कि जो बैरोमीटर का रीडिंग है वह अगर नीचे जा रहा है तो यह किसका इंडिकेशन है, तो बेसिकली बैरोमीटर का रीडिंग अगर नीचे जाता है तो रेनफॉल होता है, ठीक है। तो यह रेनफॉल का इंडिकेशन है। अगला प्रश्न है, क्रोनोमीटर मेजर। तो क्रोनोमीटर से क्या नापते हैं, तो बेसिकली क्रोनोमीटर से हम लोग टाइम नापते हैं। और यह प्रश्न आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, बीए में भी आया था, बीएससी में भी आ चुका है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में और बहुत से अन्य एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉट जो है स्पीड का यूनिट होता है, ठीक है। किस और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस इसमें से किसका होता है, तो बेसिकली जो होता है फिप का होता है, ठीक है। नॉट से याद रखेंगे, नॉट जो होता है फिप से संबंधित होता है। नॉट एक यूनिट होती है स्पीड की, ठीक है, और यह फिप का जो है स्पीड नापता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द यूनिट ऑफ करंट इज। तो करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का जो यूनिट होता है वह होता है एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो टाइम हो रहा है बेसिकली 1:30 बज रहे हैं रात के, और रात के 1:30 बजे आपके लिए वीडियो शूट की जा रही है, ठीक है। तो इतने एफर्ट के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएफ सिस्टम इज। जो एमकेएफ सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है वह क्या होती है, तो वह यूनिट होती है जूल, ठीक है। अगला प्रश्न है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, यह तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न है, एचपी स्टैंड्स फॉर। तो एचपी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग 2 ऑप्शन देखेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, फिर एक देखेंगे हॉर्स पावर। तो दोनों में तो एचपी आ ही रहा है, और दोनों का मतलब एचपी होता भी है, ठीक है। हम लोग एचपी शॉर्ट में पढ़ते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा है एच से और कुछ भी लिखा है पी से तो सबका एचपी स्टैंड फॉर कर देंगे, नहीं। हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन जब पढ़ते हैं तब भी शॉर्ट में एचपी लिखते हैं मैथ में, और हॉर्स पावर कुछ भी एचपी लिखते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। और इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कुछ भी लिखा है एच से और पी से तो उसका मतलब एचपी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो 300 केल्विन के बराबर कितना सेल्सियस होता है, तो बेसिकली वह 27 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि जब हम लोग सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो 273 ऐड करते हैं, ठीक है। तो 273 ऐड करते हैं तब जाके वो केल्विन में दिखाई देता है। तो अगर आप लोग इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल इज़ यूज फॉर मेजरिंग। तो नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि रिएक्टर स्केल क्या होता है। आपने सुना होगा कि इतने रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, इतने रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, ठीक है। तो बेसिकली यह इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापता है, रिएक्टर स्केल। अगला प्रश्न है, द इंस्ट्रूमेंट यूज इन आईसी इंजन टू चार्ज एयर विथ फ्यूल वेपर इज। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको बोलते हैं कार्बोरेटर,
आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है द इंस्ट्रूमेंट यूज इन एयरक्राफ्ट टू मेजर द एल्टीट्यूड एबव अ फिक्स्ड लेवल इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्टीमीटर। एल्टीट्यूड से याद रखिएगा अल्टीमीटर। अगला प्रश्न है हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो बेसिकली हाइग्रोमीटर से हम लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में डाला है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव को कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो बेसिकली सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक वेव को नापा जाता है, ठीक है। अगला है रिएक्टर स्केल, अभी आपने जो पढ़ा वो पैमाना होता है और इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है? तो देखिए नैनो सेकेंड भी होता है, माइक्रो सेकेंड भी होता है, सेकेंड तो होता ही है, लेकिन लाइट ईयर किसका होता है? अभी मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि बेसिकली यह डिस्टेंस का होता है, ठीक है। यह आपका टाइम का नहीं होता है बल्कि डिस्टेंस का होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा था कि कौन सा नहीं है, नॉट। अगला लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ भी दिया था जो कि मैंने बताया था कि कभी कभी डिस्टेंस पर लिख किया जाता है। लाइट ईयर किससे संबंधित है? तो लाइट ईयर डिस्टेंस से संबंधित है क्योंकि इससे दूरी नापते हैं। आपने सुना होगा इतने प्रकाश वर्ष दूरी है, अर्थ से यह ग्रह इतने प्रकाश वर्ष, इतने लाइट ईयर दूर है, ठीक है। तो उन सब की दूरी नापते हैं। ऐसा नहीं कि गोरखपुर से कुशीनगर की दूरी कितनी है, गोरखपुर से लखनऊ की दूरी कितनी है लाइट ईयर में, उससे नहीं नाप पाएंगे, ठीक है। नापने के लिए नाप लेंगे, माप लेंगे, लेकिन क्या है कि वो बहुत बड़ी दूरी होती है, तो उसको आप लोग किलोमीटर या फिर मीटर में नापते हैं। द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर इन, जो फूड की एनर्जी होती है ये तो बहुत ही आसान है कि कैलोरी में ही हम लोग नापते हैं कि इतने कैलोरी एनर्जी है, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो टेम्परेचर का हमेशा याद रखेंगे कि एसआई यूनिट केल्विन होती है, ठीक है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बच्चे इसको सेल्सियस मार देते हैं। अगला प्रश्न है द टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग। अब देखिए यह तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। टेलीस्कोप का यूज करके हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, या फिर टेलीस्कोप का यूज क्या देखने में करते हैं? तो जो डिस्टेंस की चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है वेलोसिटी ऑफ वाइंड इज मेजर्ड बाय। वाइंड की जो वेलोसिटी होती है वह किसके द्वारा नापी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनीमोमीटर के द्वारा जो होता है वह वेलोसिटी ऑफ वाइंड नापी जाती है। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप इज यूज टू, देखिए फिर से आ गया टेलीस्कोप वाला, बहुत ही सरल प्रश्न है यह, ठीक है, दूर के वस्तुओं को देखने के लिए। अच्छा यहाँ पर ऑप्शंस अलग हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस दिया है तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो लक्स से याद रखेंगे, ठीक है, इल्यूमिनेशन। क्या याद रखेंगे? इल्यूमिनेशन। लक्स किसकी एसआई यूनिट होती है? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। अगला प्रश्न है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर होती है, स्केलर होती है, फेजर होती है कि टेंसर होती है? तो एमआई जो होता है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना पाउंड होता है? 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? तो बेसिकली 1 किलोग्राम में जो है 2.2 पाउंड होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 1-2 बार आया था इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया है। अगला है पास्कल इज द यूनिट फॉर, तो पास्कल जो होता है याद रखेंगे पी से पास्कल और पी से प्रेशर। पास्कल क्या होता है? प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 वाट आवर इज इक्विवेलेंट टू 1, देखिए प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। 1 वाट आवर किसके इक्विवेलेंट होता है? तो यह होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, या 10⁻³ है, बगल में 103 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू, ट्रांसफार्मर किस यूज में किया जाता लाया जाता है? तो यह देखिए इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में, इंक्रीज एसी वोल्टेज या फिर डिक्रीज एसी वोल्टेज दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। अगला प्रश्न है
एट वाट टेम्परेचर डू बोथ द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट द क्या लिखा है, हाँ, थर्मामीटर फॉर द सेम रीडिंग, यहाँ पर द यहाँ पे लिखा है था और रमोमीटर यहाँ लिखा है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आई है। पूछा है कि किस टेम्परेचर पर बोथ सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट यह दोनों जो होते हैं यह थर्मामीटर में सेम रीडिंग शो करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे -40 डिग्री पर। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। यह एक फार्मूला भी होता है, टेम्परेचर से उसको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलना, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलना। ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।